हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज की खबर पर नजर डालते हैं। 2000 रुपए के नोटों को लेकर आरबीआई की ओर से एक नया डेटा सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी जनता के पास 839 करोड़ रुपए मूल्य के 2000 के नोट बचे हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि इन पुराने नोटों को अब भी बदलवाया जा सकता है। आप अपने नजदीकी आरबीआई कार्यालय या डाकघर, पोस्ट ऑफिस जाकर इन नोटों को आसानी से बदल सकते हैं। चलिए अगली खबर पर नजर डालते हैं। क्या ईडी बिना प्राथमिकी दर्ज किए किसी की संपत्ति जब्त कर सकता है या नहीं? इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट अब समीक्षा करेगा। इसका मतलब यह है कि ईडी को यह अधिकार है या नहीं कि एफआईआर के बिना भी संपत्ति जब्त की जा सके। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा क्योंकि ईडी से जुड़े कानूनों में इस प्रकार के प्रावधान शामिल हैं। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है। फिलहाल दूसरी खबर पर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गोधरा कांड पर बनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखी और इसके निर्माताओं के प्रयासों की सराहना की। आपको बता दें, यह फिल्म 2002 में गुजरात में हुए गोधरा कांड पर आधारित है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। संसद भवन में हुई इस खास स्क्रीनिंग में पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई अन्य मंत्री, सांसद और फिल्म के अभिनेता भी शामिल हुए। दोस्तों, इस फिल्म के मुख्य अभिनेता विक्रांत मैसी, जिन्होंने 12वीं फेल फिल्म से भी प्रसिद्धि पाई थी, ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि वे अब अभिनय से ब्रेक लेने का फैसला कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि 2025 में वे आखिरी बार नजर आएंगे। विक्रांत ने यह भी खुलासा किया कि साबरमती रिपोर्ट फिल्म के कारण उन्हें कई धमकियां मिली हैं। अब अगली खबर पर चलते हैं, जो भारत के लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रगति मॉडल की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सराहना की है। ऑक्सफोर्ड का कहना है कि प्रगति का मोदी मॉडल दुनिया भर के लिए एक रोड मैप बन सकता है। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रगति प्लेटफॉर्म पर एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें इसे डिजिटल गवर्नेंस के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में डिजिटलाइजेशन ने बड़ी प्रगति की है और प्रगति मंच के जरिए 340 आधारभूत परियोजनाओं को गति मिली है। ऑक्सफोर्ड ने इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि दुनिया भर की सरकारों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। है ना, यह वाकई गर्व की बात है। चलिए अगली खबर पर नजर डालते हैं। भारत में महिलाओं के निवेश को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि देश में हर चौथा शेयर महिला निवेशकों के पास है। कुल 10 करोड़ 50 लाख निवेशकों में से लगभग 2.5 करोड़ महिलाएं हैं। दिलचस्प बात यह है कि गोवा में महिला निवेशकों की हिस्सेदारी सबसे अधिक 22% है। यह डेटा साफ दिखाता है कि भारत में महिला सशक्तिकरण और जागरूकता बढ़ रही है। एनएसएससी के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में कुल शेयर निवेशकों में महिलाओं की हिस्सेदारी 27% से भी अधिक हो गई है। इसके अलावा कुछ दिन पहले मैंने आपको एमएसएमई से जुड़ी एक रिपोर्ट के बारे में बताया था, जिसमें कहा गया था कि हर 5 एमएसएमई में से एक का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। यह आंकड़े देश की माताओं और बहनों के लिए गर्व की बात है। अब अगला अपडेट देखते हैं। डिजिटल पेमेंट में साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए रेजरपे ने गृह मंत्रालय के साथ साझेदारी की है। इस सहयोग के तहत रेजरपे सरकार के साथ मिलकर पेमेंट इकोसिस्टम को और मजबूत बनाने का काम करेगा। अब बात करते हैं एक बड़ी खबर की। आपने रिच डैड पुअर डैड किताब का नाम तो जरूर सुना होगा। इस बुक के लेखक ने बिटकॉइन निवेशकों के लिए एक चेतावनी जारी की है। उनका कहना है कि बिटकॉइन की कीमत फिर से गिरकर $60,000 तक पहुंच सकती है। हाल ही में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनने के बाद बिटकॉइन की कीमत में भारी तेजी देखी गई थी और फिलहाल यह $96,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि बिटकॉइन की कीमत जल्द ही $1 लाख के करीब पहुंच सकती है। लेकिन इससे पहले
यह $60,000 तक गिर सकता है। उन्होंने लॉन्ग टर्म निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो को ध्यानपूर्वक प्रबंधित करने की सलाह दी है। कियोसाकी के मुताबिक 2025 तक बिटकॉइन की कीमत $2,50,000 तक भी पहुंच सकती है। आपको बता दें कि बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है और इसके उतार चढ़ाव पर लगातार नजर रखना जरूरी है। चलिए अगली खबर पर नजर डालते हैं। केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स नहीं लगाया जाएगा। जी हां, सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पर विंडफॉल टैक्स पूरी तरह से हटा दिया है। इस बारे में जानकारी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नोटिफिकेशन के जरिए दी। हालांकि इस फैसले का सीधा असर आम जनता पर तुरंत नहीं पड़ेगा, लेकिन पेट्रोल और डीजल का निर्यात करने वाली रिफाइनरियों को कुछ राहत जरूर मिलेगी। विंडफॉल टैक्स क्या है, इसकी जानकारी भी आप अलग से देख सकते हैं। अब अगली खबर पर चलते हैं। सरकार ने जीडीपी की गणना के लिए बेस ईयर को बदलने का फैसला किया है। पहले यह 2011-12 था, लेकिन अब इसे 2022-23 कर दिया गया है। इससे देश की अर्थव्यवस्था का सटीक अनुमान लगाया जा सकेगा। साथ ही सरकार ने एलपीजी उपभोक्ताओं का आंकड़ा भी जारी किया है। देश में कुल 32 करोड़ 83 लाख से अधिक एलपीजी उपभोक्ता हैं, जिनमें उज्ज्वला योजना के करीब 10 करोड़ 50 लाख लाभार्थी भी शामिल हैं। वहीं भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की योजना के तहत 2026 के अंत तक गगनयान मिशन लॉन्च किया जा सकता है। इस मिशन में पहले रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और बाद में भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्पेस के लिए रवाना होंगे। एक और रिपोर्ट के अनुसार अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स और मलबे की तेजी से बढ़ती मात्रा के कारण भविष्य में पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑन ऑर्बिट का उपयोग असंभव हो सकता है। अब अगली खबर पर आते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओंझा ने आधिकारिक रूप से आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर कहा कि ओंझा सर के जुड़ने से शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अवध ओंझा, जिन्हें यूपीएससी की कोचिंग पढ़ाने के लिए जाना जाता है, अब दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले वे बीजेपी और कांग्रेस से लोकसभा चुनाव का टिकट भी मांग चुके हैं। अब राजनीति से जुड़ी एक और खबर। महाराष्ट्र में महायुति सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले 4 दिसंबर की शाम मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। इसके अगले दिन 5 दिसंबर को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह होगा। खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में भाजपा विधायक दल की बैठक 4 दिसंबर को आयोजित होगी। पार्टी ने निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इसी बीच अजीत पवार भी दिल्ली पहुंचे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन में दरार पड़ती दिख रही है, क्योंकि हाल ही में हुई इंडिया ब्लॉक की बैठक में टीएमसी ने भाग नहीं लिया। टीएमसी का आरोप है कि कांग्रेस केवल अडानी मुद्दे पर अटकी हुई है। इसके अलावा स्पीकर और फ्लोर लीडर्स के बीच बैठक हुई, जिसमें सदन के संचालन पर सहमति बनी। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की तैनाती की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करने की अपील की है। ममता बनर्जी ने यह मांग बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा और त्रिपुरा राज्य में बांग्लादेशी असिस्टेंट हाई कमीशन में हुई घुसपैठ की घटनाओं को लेकर उठाई है। पेट्रापोल सीमा पर 1000 से अधिक भिक्षुओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों और चिन्मयी दास की गिरफ्तारी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। भारत बांग्लादेश की सीमा पर, खासकर पश्चिम बंगाल से सटी सीमा पर, भारतीय हिंदुओं ने इस बड़े प्रदर्शन का आयोजन किया। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या तुरंत रोकी जाए। कुछ पॉलिटिकल विशेषज्ञों का मानना है कि दर्शन के समय से पहले ही बांग्लादेश में पीठा अध्यक्षों की गिरफ्तारी और हिंदुओं पर हमले उनकी स्थिति को खतरे में डाल रहे हैं। वहीं त्रिपुरा राज्य में बांग्लादेशी असिस्टेंट हाई कमीशन में घुसपैठ की घटना को भारतीय विदेश मंत्रालय ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।
और सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया गया है। इसी दौरान बांग्लादेश ने अडानी समूह को झटका देते हुए पेमेंट विवाद के कारण बिजली खरीद में कटौती कर दी है। बकाया भुगतान में देरी के कारण अडानी समूह ने सप्लाई कम कर दी थी, लेकिन अब बांग्लादेश ने साफ कर दिया है कि वह आधी बिजली ही लेगा। यह सब बांग्लादेश में मौजूदा हालात को दर्शा रहा है। आइए अगली खबर पर नजर डालें। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि फिलहाल दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 4 के प्रतिबंध जारी रहेंगे। अदालत ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए यह निर्देश दिया कि 5 दिसंबर तक ये पाबंदियां लागू रहेंगी। यानी प्रदूषण में हल्की कमी के बावजूद ये नियम अभी शिथिल नहीं किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 4 राज्यों के मुख्य सचिवों से यह भी सवाल किया है कि अब तक कितने निर्माण श्रमिकों को मुआवजा दिया गया है। इसके लिए सबूत पेश करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही वायु प्रदूषण से जुड़ी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि प्रदूषण का गर्भवती महिलाओं और उनके गर्भ में पल रहे शिशु पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। यह खुलासा वाकई में चिंताजनक है। आइए अगला अपडेट देखते हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने 2 और 3 दिसंबर के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि आज पीएम नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ का दौरा करेंगे। इस दौरान पंचकुला से पंजाब और चंडीगढ़ जाने वाले भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो आज सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक लागू रहेगा। जहां एक तरफ किसान भाई लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं पीएम मोदी के चंडीगढ़ दौरे को लेकर पूरे शहर में नो फ्लाई जोन भी घोषित कर दिया गया है। अब एक बड़ी गर्व की खबर देखते हैं। पेरिस में राम मंदिर की तरह एक बीएपीएस मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है, जो 2026 में तैयार हो जाएगा। यह हिंदू मंदिर आज से 6 महीने पहले उस स्थान पर निर्माण शुरू हुआ था, जहां 36 साल पहले प्रमुख स्वामी पेरिस आए थे। यह हर हिंदू के लिए गर्व की बात है, क्योंकि पेरिस में 2026 तक यह मंदिर तैयार हो जाएगा, जिसमें भगवान शिव शंकर, पार्वती, श्री राम जानकी और श्री राधा कृष्ण की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। इस मंदिर का डिजाइन और मॉडल कुछ इस तरह का होगा जैसा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आपके स्वास्थ्य से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट है। टाइप 2 डायबिटीज की आशंकाओं का समाधान अब एक नए डिवाइस से किया जा सकता है, जिसे अर्ली डाइब EDIP द्वारा तैयार किया गया है। यह डिवाइस डायबिटीज मरीजों के लिए राहत का कारण बन सकता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब भारत की सैन्य शक्ति को लेकर भी एक अच्छी खबर है। भारत ने एक और के फ्लैप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिससे समुद्र में भारत की ताकत और बढ़ने वाली है। इसके अलावा हमारे नौसेना प्रमुख ने कहा कि अगले महीने 26 राफेल मरीन का सौदा होगा। साथ ही अगले 10 सालों में भारतीय नौसेना में 62 जहाजों के निर्माण के साथ 96 जहाज और सबमरीन भी शामिल होंगे, जिससे भारतीय नौसेना की ताकत में और वृद्धि होगी। आइए अगली खबर पर नजर डालते हैं। किसानों के संसद कूच से जुड़ा अपडेट आ रहा है। एक दिन पहले जब किसानों ने दिल्ली संसद कूच का ऐलान किया था, तो यूपी के किसान अब अगले 1 सप्ताह तक दिल्ली में मार्च नहीं करेंगे। किसानों और अधिकारियों के बीच हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि किसानों ने अपनी मांगों पर केंद्र सरकार को 1 सप्ताह का समय दिया है। किसानों की प्रमुख मांगों को लेकर यह निर्णय लिया गया। हालांकि किसानों ने अपने पहले घोषित योजना को फिलहाल रद्द कर दिया है। दलित प्रेरणा स्थल से बैरिकेड्स भी हटा दिए गए, जिससे वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू हो सकी। हालांकि अभी भी नई दिल्ली इलाके में धारा 144 लागू है, ताकि स्थिति को बिगड़ने से रोका जा सके। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी किसानों को हिदायत दी और कहा कि उनके प्रदर्शन से आम जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही किसान नेताओं को इस बात का ध्यान रखने की सलाह दी। एक ताजे अपडेट के अनुसार बागेश्वर धाम के पंडित रेंद्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की धमकी मिल रही है। ये धमकियां तब मिली जब उन्होंने संभल के हरिहर मंदिर पर एक बयान दिया था। इसके बाद पंडित रेंद्र शास्त्री को गंभीर धमकियों का सामना करना पड़ा, जिनमें पंजाब के कट्टरपंथी भी शामिल थे, जिन्होंने कहा
कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि बयान को गोल्डन टेम्पल से जोड़ते हुए परवाना ने हरिहर मंदिर के बयान पर प्रतिक्रिया दी है, जबकि विश्व हिंदू तख्त के प्रमुख ने 48 घंटों के भीतर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है। अब एक और अपडेट जीएसटी को लेकर आ रहा है। सिगरेट, तंबाकू और हानिकारक पेय पदार्थों पर जीएसटी में नए टैक्स स्लैब का प्रस्ताव किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट और तंबाकू जैसे उत्पाद महंगे हो सकते हैं। जीएसटी को 28% से बढ़ाकर 35% करने की योजना बनाई जा रही है, खासकर सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला जैसे उत्पादों पर। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय 21 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। इस बैठक से संबंधित सभी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। इस बीच कुछ सुझाव दिए गए हैं कि इन उत्पादों पर जीएसटी बढ़ाकर 35% किया जाए। वहीं वित्त मंत्री ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के बीमा प्रीमियम पर भी बड़ी राहत मिलने का संकेत दिया है। वित्त मंत्री के मुताबिक जीएसटी काउंसिल बीमा प्रीमियम पर टैक्स घटा सकती है, जिससे स्वास्थ्य और जीवन बीमा की लागत कम होगी और बीमा पॉलिसी लेना सस्ता पड़ेगा।